हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जेएमडी टेक्निकल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं महेंद्र कालावत आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी है, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती हैं टेक्निकल की, उसके अंदर ये इलेक्ट्रीशियन थ्योरी आने वाली है और इसके बारे में हम अच्छे से, बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्टों को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, प्रारंभिक विद्युत, जो कि हमारी इलेक्ट्रीशियन है या इलेक्ट्रिकल थ्योरी है, उसका सबसे पहला बेस है। या फिर हम सीडी की बात करें तो चलिए दोस्तों प्रारंभिक विद्युत की ओर। दोस्तों सबसे पहले हम ये चीज़ देखेंगे कि आखिर विद्युत की शुरुआती उत्पत्ति कब से मानी जाती है, किसके द्वारा मानी जाती है, या फिर हम बात करें कि विद्युत की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। तो लगभग मैं बात करूं 2500 वर्ष पूर्व एक थेल्स नामक वैज्ञानिक आए और उन्होंने क्या किया कि कहरवा या अंबर की छड़ ली और उस छड़ को उन्होंने रेशम से रगड़ा और रगड़ने के बाद में कागज के टुकड़ों को उठाने में सफलता प्राप्त की और इससे ही उन्होंने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी या फिर विद्युत नाम दे दिया। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिएगा आप, हमारे पास में ये कोई कांच की छड़ है, अंबर की छड़ है या फिर कहरवा की छड़ है। इस छड़ को इन्होंने क्या किया कि जो ये रेशम का कपड़ा है, मान लीजिए उदाहरण के लिए कि ये रेशम का कपड़ा है, इससे रगड़ा और रगड़ने के बाद में इन्होंने क्या किया कि जो ये छड़ थी इसको कागज के टुकड़ों के पास लेके गए और जो कागज के टुकड़े थे उस छड़ के साथ में लग के आ गए और इसी चीज को उन्होंने क्या नाम दे दिया दोस्तों, विद्युत नाम दे दिया। तो दोस्तों आइए थोड़ा सा हम इनके बारे में देखते हैं। अभी मैंने बताया 2500 वर्ष पूर्व कौन आए, थेल्स नामक वैज्ञानिक। तो इन्होंने क्या किया, कहरवा की छड़ को या फिर मैं कहूं अंबर की छड़ को किससे रगड़ा, रेशम से। रेशम से रगड़ने के बाद इन्होंने क्या पाया कि जो रेशम का कपड़ा है और जो अंबर की छड़ है, दोनों को आपस में रगड़ा और रगड़ने पर पाया कि जो हमारे पास में छड़ थी उसके अंदर क्या जनरेट हो रहा है, वहाँ पर आवेश जनरेट हुआ। और आवेश जब जनरेट हुआ तो इन्होंने क्या किया कि कागज के टुकड़े थे, जैसे यहाँ पर कागज के टुकड़े पड़े हैं तो ये इनकी छड़ है, इस छड़ को लेकर गए और जो ये कागज के टुकड़े हैं इस छड़ के साथ में लग के आ गए और इसी चीज को इन्होंने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी नाम दे दिया। दूसरी चीज मैं बताऊं दोस्तों कि जो ये कहरवा की छड़ है, इस कहरवा की छड़ को इन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन। और इसका जब नामकरण हुआ तो इसका क्या नाम पड़ा दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत नाम पड़ा। जब इसका नामकरण किया गया तो इसका क्या नाम पड़ा, इलेक्ट्रिसिटी नाम पड़ा। लेकिन दोस्तों क्या यह विद्युत चल विद्युत कहलाई, तो मैं कहूँगा दोस्तों ये चल विद्युत नहीं कहलाई, इसको तारों के अंदर प्रवाहित नहीं किया गया, इसलिए यह विद्युत स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाई। तो यह कौन सी विद्युत है दोस्तों, स्थिर विद्युत। मैं कहूं क्या ये विद्युत किसी काम की रही नहीं, यही एक कॉन्सेप्ट मात्र रह गया। तो दोस्तों थोड़े दिनों के बाद मामला ठंडा पड़ गया, ठंडे बस्ते में चला गया, किसी प्रकार की किसी ने कोई खोज नहीं की। तो लगभग कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद 19वीं शताब्दी में, कुछ सालों के बाद लगभग 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी के अंदर वोल्टा नामक वैज्ञानिक आए। कौन आए दोस्तों, वोल्टा नामक वैज्ञानिक। और इन्होंने क्या किया कि एक बर्तन लिया, जार लिया, उस जार के अंदर इन्होंने दो छड़ें रखी जिनको बोला इन्होंने क्या, इलेक्ट्रोड। और इन इलेक्ट्रोडों को बोला इन्होंने एक को पॉजिटिव और दूसरे को क्या नाम दिया, नेगेटिव। और इस पात्र के अंदर इन्होंने क्या भरा दोस्तों, रासायनिक पदार्थ। और रासायनिक पदार्थ भरने के बाद में इन्होंने इस रासायनिक पदार्थ के अंदर छड़ों के माध्यम से इनके अंदर इन्होंने रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न करवाई। और रासायनिक जब अभिक्रियाएं संपन्न करवाई
तो इन छड़ों के माध्यम से विद्युत धारा विलयन से बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया, 19वीं शताब्दी के अंदर एक जार लिया और उस जार के अंदर इन्होंने दो छड़ें रखी, पॉजिटिव और नेगेटिव नाम दिया, और उन्होंने उस पात्र के अंदर विलयन भरा जिसके अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न करवाई और विद्युत का उत्पादन किया या फिर उत्पत्ति की। मैं कहूं दोस्तों क्या इसे तारों में प्रवाहित किया गया, तो आप कहोगे हाँ, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं इसको, चल विद्युत। लेकिन दोस्तों मैं कहूं क्या ये उच्च उत्पादन पर विद्युत उत्पादित हुई, मैं कहूं इस विद्युत को क्या हम बहुत दूर तक ले जा सकते हैं, नहीं। क्या ऊंचे स्तर पर हम कोई भी चीज़ें चला सकते थे क्या, बोले नहीं चला सकते थे। जैसे मैं आज वर्तमान की बात करूं, 3 फेज एसी मशीनें हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं बहुत सारी, तो उन चीज़ों को क्या चला सकते थे। जैसे आज हम बात करें मेट्रो वगैरह की, तो ये सारी चीज़ें नए युग की हैं। तो क्या ये सब चीज़ें इस 19वीं शताब्दी की खोज वोल्टा के द्वारा की गई इससे संपन्न हो सकती थी, नहीं हो सकती थी। तो थोड़े दिनों बाद फिर मामला ठंडा पड़ गया, फिर आए तीसरे वैज्ञानिक जिनका नाम है दोस्तों माइकल फैराडे। कौन है, माइकल फैराडे। इन्होंने क्या किया, माइकल फैराडे ने चुंबकीय बल रेखाओं के माध्यम से इन्होंने विद्युत उत्पादित की। तीसरे कौन से वैज्ञानिक आए दोस्तों, माइकल फैराडे। इन्होंने क्या किया, चुंबकीय बल रेखाओं के माध्यम से इन्होंने विद्युत उत्पादित की। दोस्तों जो ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, इनके बारे में हम एक बहुत ही अच्छे से चैप्टर को पढ़ेंगे, क्योंकि जितने भी अल्टरनेटर हैं हम बात करते हैं, मोटरें हैं, जनरेटर हैं, उन सब के अंदर ये चीज़ें हमें पढ़ने को मिलेंगी। तो जो ये हमारे पास में माइकल फैराडे है, इन्होंने क्या किया, चुंबकीय बल रेखाओं के माध्यम से विद्युत उत्पादित की। मैं कहूँ यह विद्युत तारों के अंदर प्रवाहित की गई, तो आप कहोगे हाँ जी तारों के अंदर विद्युत प्रवाहित की गई, इसलिए इसका भी नाम क्या पड़ा, चल विद्युत नाम पड़ा। तो दोस्तों आज हम वर्तमान के अंदर जैसे अल्टरनेटर देखते हैं, मोटर देखते हैं, जनरेटर एसी प्रकार की, या फिर जनरेटर की बात करें डीसी प्रकार की भी, तो ये सारी चीज़ें आखिर किसकी देन हैं, ये सारी की सारी चीज़ें माइकल फैराडे की देन है। जैसे शादियों के अंदर लाइट वगैरह की व्यवस्था नहीं हो पाती, चली जाती है लाइट अचानक मान लीजिए, तो उस समय आप क्या करते हो, आप कहते हो कि अल्टरनेटर ले आओ, जनरेटर ले आओ। तो आखिर वो जनरेटर अल्टरनेटर चल रहा है, वो आखिर किसके सिद्धांत पर चल रहा है, माइकल फैराडे की चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर चल रहा है, क्योंकि उन्होंने खोज की थी। तो मैं कहूँ क्या माइकल फैराडे ने उच्च प्रकार की विद्युत उत्पादित की, तो आप कहोगे हाँ इन्होंने उच्च प्रकार की विद्युत उत्पादित की। तो दोस्तों हमारे पास में यहाँ पर 3 वैज्ञानिक देखने को मिले। सबसे पहला मिला हमें कौन सा, फैराडे, वो पहला वैज्ञानिक मिला हमें थैलेसेम्बर, जिन्होंने कहरवा या अंबर की छड़ ली और छड़ को रेशम से रगड़ने पर इन्होंने आवेश जनरेट करने की बात कही। दूसरे 19वीं शताब्दी में आए जिन्होंने रासायनिक अभिक्रियाओं से विद्युत उत्पादित की। और तीसरे कौन से वैज्ञानिक आए हमारे पास में, माइकल फैराडे, जिन्होंने चुंबकीय बल रेखाओं के माध्यम से क्या उत्पादित की दोस्तों, विद्युत उत्पादित की। तो अभी हमने देखा कि जो विद्युत की उत्पत्ति है, प्रारंभिक विद्युत की उत्पत्ति उसके 3 वैज्ञानिकों ने की थी। तो हम थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दोस्तों कि जो आवेश है, इन्होंने आवेश के बारे में बता तो दिया थैलेसेम्बर ने, लेकिन आवेश के प्रकारों के बारे में नहीं बताया। तो हम देखते हैं दोस्तों आवेशों के प्रकार। आवेशों के प्रकार दोस्तों, आवेशों के प्रकारों के बारे में एक बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने बताया कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। कौन से वैज्ञानिक आए, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो इन्होंने क्या किया कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बताए इन्होंने, 2। एक बताया इन्होंने पॉजिटिव और दूसरा कौन सा बताया दोस्तों, नेगेटिव। 2 आवेश बताया इन्होंने, एक तो पॉजिटिव और दूसरा कौन सा,
नेगेटिव। मैं पॉजिटिव को क्या बोल सकता हूँ? धनात्मक। हिंदी के अंदर अगर बात करूँ तो क्या बोल सकता हूँ? धनात्मक। और इसका सिंबल क्या होता है? प्लस का निशान। मैं ऋणात्मक बोल सकता हूँ नेगेटिव को इधर, इसका साइन क्या होता है? नकारात्मक का या फिर माइनस का साइन होता है। तो दोस्तों, आवेशों के प्रकार के बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दो आवेशों के प्रकार बताए। पहला पॉजिटिव, जिसे धनात्मक कहते हैं, और दूसरा नेगेटिव, जिसे हम ऋणात्मक कहते हैं। पॉजिटिव को प्लस निशान से रिप्रेजेंट करते हैं और नेगेटिव को माइनस निशान से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, एक चीज़ मैं और बताऊं आपको कि जो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, इन्होंने एक चीज़ और दी, तड़ित चालक की खोज की या फिर तड़ित चालक का निर्माण किया। दोस्तों, ये तड़ित चालक तांबे की बनी होती है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि आखिर ये तड़ित चालक क्या होती है, तो आप इसके बारे में सुनिए। तड़ित चालक के बारे में, आकाशीय बिजली होती है, आसमान से गिरती है, बादलों के अंदर उनका निर्माण होता है। अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो इसी चैनल के ऊपर मैंने पिछला वीडियो अपलोड किया था, आकाशीय बिजली। तो जो आकाशीय बिजली होती है, जब आसमान से नीचे गिरती है किसी भी चालक के ऊपर तो नुकसान पहुंचाती है। व्यक्ति के ऊपर गिर गई, किसी साधन के ऊपर, किसी पेड़ के ऊपर या फिर किसी पशु पक्षी के ऊपर गिरती है तो नुकसान पहुंचाती है। तो उससे बचने के लिए उन्होंने एक चालक छड़ तैयार की जिसका नाम होता है तड़ित चालक। मतलब जो भी आकाशीय बिजली का जो आवेश होता है वो सारा का सारा तड़ित चालक के अंदर होता है, आ जाता है पूरा आवेश। और तड़ित चालक को धरती से अर्थिंग किया जाता है, इसलिए आवेश क्या हो जाता है? पूरा खत्म हो जाता है। तो शायद आपको तड़ित चालक के बारे में समझ में आया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, आवेशों के कुछ तथ्य। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, आवेशों के कुछ तथ्य। आवेशों के तथ्य, आवेशों से संबंधित कुछ तथ्य होते हैं। दोस्तों, आवेशों से संबंधित 3 तथ्य होते हैं जिनके बारे में हम 1 बाय 1 करके अच्छे से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, आवेश 2 प्रकार के बताए यहाँ पर, एक पॉजिटिव, दूसरी तरफ क्या बताया? नेगेटिव। नेगेटिव पहला हमने देखा पॉजिटिव, जिसको प्लस निशान से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा नेगेटिव से। तो दोस्तों, अभी हमने एक चीज़ पढ़ी थी शुरुआत के अंदर, जो हमारे पास में थेल्स नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया कि जो कहरवा की छड़ है उसको रेशम से रगड़ा, और रगड़ने के बाद एक चीज़ पाई इन्होंने कि जो हमारे पास में कांच की छड़ या अंबर की या कहरवा की छड़ है उसके ऊपर पॉजिटिव आवेश होता है, आ जाता है, जबकि रेशम के ऊपर कौन सा आवेश आता है? नेगेटिव आवेश आता है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम देखते हैं, कहरवा पे कौन सा आवेश है? कहरवा या फिर हम क्या कह सकते हैं? अंबर। इसके ऊपर आवेश कौन सा आया? पॉजिटिव। पहले क्या था? नेगेटिव। रगड़ने के बाद कौन सा आवेश आ गया इसके ऊपर? पॉजिटिव। यहाँ पर कौन सी नेगेटिव आवेश किस पे आया? रेशम के ऊपर। दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए आप, बिल्ली की खाल को जब एबोनाइट से रगड़ा जाता है, किससे रगड़ेंगे? एबोनाइट से। तो बिल्ली की खाल पे कौन सा आवेश होगा? पॉजिटिव। और जो एबोनाइट की छड़ है उसके ऊपर कौन सा आवेश रहेगा? नेगेटिव। क्या आवेश बदल रहा है? आप कहोगे नहीं। मैं कहूँ एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ो, और रगड़ने के बाद में आप पाओगे कि जो बिल्ली की खाल है उस पर पॉजिटिव का पॉजिटिव आवेश है, जबकि एबोनाइट की छड़ पे कौन सा आवेश है? नेगेटिव। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है। तीसरा सुनिए, ऊनी वस्त्र को जब प्लास्टिक की छड़ से, ऊनी वस्त्र को जब प्लास्टिक से रगड़ा जाता है या एबोनाइट से रगड़ा जाता है तो क्या होता है? एबोनाइट
या फिर प्लास्टिक को जब ऊनी वस्त्र से रगड़ते हैं तो ऊनी वस्त्र पे आवेश कौन सा होता है, पॉजिटिव का पॉजिटिव। मैं कहूँ प्लास्टिक या एबोनाइट पे कौन सा आवेश होता है, नेगेटिव आवेश होता है। तो दोस्तों हमने अभी देखे 3 कॉन्सेप्ट। अब आप इनके बारे में एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट सुनिए ध्यान से, कि जब कैरवा की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो कैरवा की छड़ के ऊपर धनात्मक आवेश आता है, जबकि रेशम के कपड़े के ऊपर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। लेकिन जो हमारे पास में यहाँ पर बिल्ली की खाल या ऊनी वस्त्र है, उसको एबोनाइट या प्लास्टिक से रगड़ा जाता है तो आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ शायद ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों आवेशों के उत्पन्न के प्रकार, या फिर हम कह सकते हैं आवेश उत्पन्न के प्रकार। दोस्तों आवेश उत्पन्न के हमारे पास में 3 प्रकार होते हैं, जिनके बारे में यहाँ पर हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। सबसे पहला होता है दोस्तों यहाँ पर, सबसे पहला है हमारा यहाँ पर जिसे हम कहते हैं घर्षण द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, घर्षण द्वारा आवेश उत्पन्न करेंगे, अभी देखना ध्यान से। दूसरा है दोस्तों चालन द्वारा, और तीसरा है दोस्तों हमारे पास में प्रेरण द्वारा। तीसरा कौन सा है, प्रेरण द्वारा। तो दोस्तों आवेश उत्पन्न के प्रकार कितने हुए हमारे पास में, यहाँ पर 3 प्रकार हुए। सबसे पहला कौन सा, घर्षण द्वारा, दूसरा कौन सा, चालन द्वारा, और तीसरा कौन सा है यहाँ पर, प्रेरण के द्वारा। तो आवेश हम 3 चीज़ों से मतलब 3 तरीकों से उत्पन्न कर सकते हैं। सबसे पहला सुनिए आप घर्षण के द्वारा कैसे करेंगे। उदाहरण सुनिए पहले घर्षण का। जब कोई 2 पदार्थ होते हैं तो आपस के अंदर जब उन्हें रगड़ा जाता है तो रगड़ने के बाद में क्या उत्पन्न होता है, आवेश। जैसे एक ये पदार्थ एक ये पदार्थ, जब दोनों को आपस में रगड़ोगे कुछ देर तक घर्षण, और घर्षण से क्या पैदा होगा वहाँ पर, आवेश। तो किसके द्वारा पैदा हो रहा है यहाँ पर, घर्षण के द्वारा क्या जनरेट हो रहा है यहाँ पर, आवेश जनरेट हो रहा है। उदाहरण सुनिए एक अलग और, जैसे आप बालों के अंदर कंघी करते हो, ठीक है, जैसे आप बालों के अंदर कंघी करते हो तो बालों के अंदर क्या होता है, घर्षण, और घर्षण होने से आवेश उत्पन्न होता है। और जैसे ही आप कंघे को कागज के टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो कागज के टुकड़ों को जो कंघा है वो आकर्षित करता है। तो वह किसका उदाहरण देखने को मिल रहा है आपको, घर्षण के द्वारा। एक उदाहरण और सुनिए आप इसी तरीके से। जैसे सर्दी का मौसम होता है, हम कंबल ओढ़ के सोते हैं, जैसे हम अचानक कंबल को हटाते हैं तो अंदर चिंगारियाँ जनरेट होती हैं, घर्षण हो रहा है, आवेश भी वहाँ भी तो जनरेट हो रहा है। एक उदाहरण और सुनिए आप, बचपन का मैं बताता हूँ आपको। जैसे हम बच्चे हुआ करते थे छोटे छोटे, तो हम क्या करते थे, एक लड़का कुर्सी पे बैठ जाता था और दूसरा लड़का क्या करता था, तौलिए से पीछे से चोट मारता था। बार बार चोट मारे जाता था, मतलब बार बार उसके चोट मारता था, और चोट मारने से क्या जनरेट हो रहा था वहाँ पर, घर्षण हो रहा था। और घर्षण से पता है आपको क्या उत्पन्न होता है, आवेश। तो जैसे ही दूसरा लड़का आता था, कोई तीसरा, उस कुर्सी पर बैठे हुए लड़के से नाखून टच करता था और टच करते उन्हें एक झटके का अनुभव होता था। तो वो किसका उदाहरण देखने को मिल रहा है हमें, घर्षण के द्वारा। झटका क्यों लगा वहाँ पर दोस्तों, आवेश के कारण। आपको पता है कि आवेश के प्रवाह को ही क्या कहा जाता है, विद्युत कहा जाता है। तो अंगुली लगाने से उसके अंदर क्या आ रहा था, करंट आ रहा था। तो ये उदाहरण किसका बताया मैंने, घर्षण द्वारा। दूसरे का सुनिए आप विथ एक्सप्लेन। चालन का मतलब होता है चलना, किसी भी चीज़ का। उदाहरण के लिए सुनिए, मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से मैं चलूँगा इस जगह दूसरी जगह, तो चालन हो रहा है कि नहीं, मतलब किसी भी चीज़ का। जैसे एक छड़ है, जब दूसरी छड़ के अंदर आवेश ट्रांसफर होता है तो वह कहलाता है चालन द्वारा आवेश
उत्पन्न कहलाता है। एक ये छड़, जब इस छड़ को इसके संपर्क में लाएंगे तो इसके अंदर जो आवेश है इसके अंदर ट्रांसफर होगा कि नहीं, तो ये क्या कहलाता है, चालन के द्वारा आवेश उत्पन्न कहलाता है। जैसे दोस्तों हमने अभी बताया कि ये छड़ है, इसको जब इससे टच करेंगे तो इसके अंदर आवेश इसके अंदर जब ट्रांसफ़र हो जाएगा तो वो चालन के द्वारा आवेश उत्पन्न होगा। तो हम पढ़ते हैं अब तीसरा टॉपिक, जिसको हम कहते हैं दोस्तों प्रेरण के द्वारा, प्रेरण जिसको हम इंडक्शन टाइप कहते हैं। कौन सा कहेंगे, इंडक्शन टाइप। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, अभी हमने यहाँ दो चीज़ों को, घर्षण में भी रगड़ा, दो चीज़ों को टच किया, चालन में भी दो चीज़ों को टच किया, तब जाके आवेश उत्पन्न हो रहा है। लेकिन हम बात करें प्रेरण के अंदर, दो छड़ों को, दो कुंडलियों को आपस में टच नहीं किया जाता। मतलब जब दो कुंडलियाँ होती है तो एक कुंडली के अंदर जब हम आवेश देते हैं तो दूसरी कुंडली के अंदर स्वतः ही आवेश उत्पन्न हो जाता है, वह कहलाता है प्रेरण द्वारा आवेश उत्पन्न कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम बात करें ट्रांसफॉर्मर की, तो ट्रांसफॉर्मर की दो कुंडलियां होती हैं, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी। जब प्राइमरी को देंगे तो सेकेंडरी के अंदर स्वतः ही बिना किसी फिजिकल संपर्क के, कनेक्टिविटी के ही उस सेकेंडरी के अंदर क्या जनरेट हो जाता है, आवेश जनरेट हो जाता है। तो मैंने जो अभी एग्जाम्पल बताया ट्रांसफॉर्मर का, वो कौन से आवेश उत्पन्न प्रकार का है, वो है प्रेरण प्रकार के आवेश उत्पन्न प्रकार का एग्जाम्पल है। तो दोस्तों आज हमने पढ़ने का प्रयास किया है 3-4 टॉपिकों को। तो दोस्तों शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ये टॉपिक हैं मैंने पढ़ाए हैं वो शायद आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर आपको ये चीज़ एक बार से समझ में नहीं आ रही है, कोई बात नहीं है, वीडियो को आप रोक के दोबारा से री करके या फिर उसे रोकिए, बैक करिए, दोबारा से देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ फिर आपको शायद समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी पढ़ने का प्रयास करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।